ये कहानी है फ्यूचर यानी काफी आगे के टाइम की 2040 की, जहाँ पर 8 साइंटिस्ट को प्लैनेट मार्स सैयारे पर भेजा जाता है रिसर्च के लिए। और ये जमीन से भेजा गया पहला मिशन था ताकि वो पता कर सके कि यहाँ कभी जिंदगी मुमकिन थी या हो सकती है। और लोगों को यहाँ 6 महीने हो गए हैं और अब बस यहाँ एक ही दिन इनको रुकना है, जिसके बाद ये वापस जमीन पर जाने के लिए निकलेंगे। अब यहाँ रोवर यानी मार्स की गाड़ी में विंसेंट टामी साइंटिस्ट और उसके साथी बैठी थी, जो अपनी एक बायोलॉजिस्ट को लेने जा रहे थे। पर तभी यहाँ काफी बड़ा रेत का तूफान आ जाता है, पर ये लोग घबराते नहीं क्योंकि रोवर को इसीलिए बनाया होता है ताकि इस तरह के तूफान से निपट सके। पर ये लोग फिर भी तूफान से निकलकर अपनी बायोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, जो इस वक्त मिट्टी के सैंपल लेकर उन्हें चेक कर रही थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो काफी गुस्से में थी कि हमें यहाँ रिसर्च करते 6 महीने हो गए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। तो इन सब के पास मेन बेस स्टेशन से मैसेज आता है, जो स्टेशन मार्स के चारों तरफ बनाया गया था। मैसेज था कि आप सबको लेने हम कुछ ही देर में स्पेसशिप भेज रहे हैं, तो सब लोग तैयारी कर लें। पर यहाँ एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्को था, वो अपने कैप्टन को कहते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जिस पर कैप्टन का कहना था कि अब क्यों जाना है बाहर, हमें लेने आ रहे हैं और वैसे भी मिशन तो बंद कर दिया है जब कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर। जिस पर मार्को कहता है कि मैंने मार्स की एक जगह साइट 9 पर एक डिवाइस लगाई थी जो काम नहीं कर रही, तो मैं उसे ठीक करने जाना चाहता हूँ। ये सुनकर कैप्टन को काफी हैरानी हुई कि अब इसने डिवाइस ठीक करके क्या करना है, लेकिन वो फिर भी मान गई। कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, पर अकेले नहीं अपने साथी को साथ लेकर जाओ, और हाँ रात होने से पहले वापस भी आ जाना। अब ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ विंसेंट, उसके साथी और बायोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं। ये तीनों उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ मार्को का कहना था कि अभी देर हो रही है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे डिवाइस ठीक करने जानी है कैसे भी करके। जिस बात से बायोलॉजिस्ट को काफी हैरानी हुई कि मार्को सिर्फ एक डिवाइस ठीक करने के लिए इतनी जल्दी में है। उसे शक हुआ, इसलिए वो मार्को का कंप्यूटर चेक करती है और जो चीज उसने देखी वो काफी हैरानकुन थी, जो वो बाकियों को भी दिखाती है। असल में मार्को को साइट 9 मार्स की उस सतह पर लाइफ फॉर्म मिले थे, यानी कुछ ऐसे जानदार सैंपल जिससे पता चला कि यहाँ जिंदगी मुमकिन हो सकती है। जो देखकर सारे ही काफी हैरान रह गए कि मार्को डिवाइस को ठीक करने वाला बहाना बनाकर गया है, उसने हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई। फिर थोड़ी और बातचीत करने पर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि असल में वो इस खोज का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, जब भी तो इतनी जल्दी में गया वहाँ। अब ये जानकर कैप्टन मार्को के रोवर में कॉल करता है, जहाँ पर मार्को का साथी फोन उठाता है क्योंकि वो अंदर था, जबकि मार्को बाहर, क्योंकि वो अभी भी वहाँ साइड पर टेस्टिंग कर रहा था। वो मिट्टी लेता है जिसको टेस्ट करने पर सच में ऐसे सैंपल उसके हाथ लग गए थे जिससे यहाँ जिंदगी मुमकिन हो सकती थी। और अपने ये कामयाबी देखकर मार्को काफी खुश हो जाता है। वो ये बात अपने साथी को बताने ही वाला था कि तभी वो जगह जहाँ मार्को खड़ा था वो जमीन नीचे धंस जाती है और वो एक काफी बड़े होल में जाके गिरता है, जो इन लोगों ने ये ड्रिलिंग खुदाई करके बनाया था। ये देख उसका साथी काफी घबरा गया, जल्दी से उतरकर बाहर आता है। फौरन उसने अपनी बेस पर भी इस बारे में बता दिया था। जहाँ थोड़ी ही देर के बाद कैप्टन अपनी एक साथी के साथ आ जाते हैं जो डॉक्टर थी, और क्योंकि वो मार्को की काफी अच्छी दोस्त थी इसीलिए उसके साथी पर गुस्सा करती है कि तुमने उसे गिरने से बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, और कैप्टन को कहती है कि मैं जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए ताकि मार्को को बचा सके। जिस पर कैप्टन का कहना था कि ये होल काफी गहरा है और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर मार्को बचा होगा, और हमारे पास नीचे जाने का कोई इंतजाम भी नहीं। हम पहले अपनी बेस पर जाएंगे, वहाँ से मेन स्टेशन पर राब्ता करके फिर यहाँ वापस आएंगे, जिसके बाद हॉल में भी चले जाएंगे मार्को को बचाने के लिए। इस पर वो डॉक्टर कहती है कि आप दोनों चले जाओ बेस पर, मैं यही रुकूंगी क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम वापस आएंगे देर हो जाएगी, और मैं खुद ही किसी तरह कोशिश करती हूँ नीचे जाने की। अब कैप्टन उसकी बात मान गई, इसलिए वो और मार्को का साथी बेस पर वापस आ जाते हैं। इस बारे में पहले यहाँ के लोगों को और फिर स्टेशन पर भी बता देते हैं। तब स्टेशन वाले कहते हैं कि आप अपने टूल्स औजार वगैरह लेकर जाएं वहाँ और मार्को को ढूंढने की कोशिश करें। अगर वो जिंदा मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अगर उसकी मौत हो गई हुई तो लाश को ही ले आना। जिसके बाद हम मार्को की ये लाइफ फॉर्म वाली खोज को दुनिया के सामने ले आएंगे। अब मार्को का साथी और बायोलॉजिस्ट यही बेस पर रुक गए, जबकि कैप्टन बाकियों को लेकर उसी जगह साइट 9 के लिए निकल जाते हैं। उधर डॉक्टर हॉल के अंदर देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती क्योंकि वहाँ से धुएं जैसी भाप निकल रही थी, इसलिए वो वापस रोवर में आकर बैठ जाती है। पर तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब वो बाहर गए चेक करने, पर जो उसने देखा उसे देखकर पहले तो वो काफी घबरा गई और फिर जोरदार चीख मार देती है। अब उसने क्या देखा था ये हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि स्क्रीन इधर ही ब्लैक हो जाती है। अब तभी कैप्टन भी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। कैप्टन और विंसेंट अब होल के अंदर देखने लगे, जबकि बाकी दोनों साइंटिस्ट रोवर के अंदर चली जाती है ताकि डॉक्टर को बुला सके। पर पूरा ही रोवर चेक करने पर इन्हें डॉक्टर कहीं नहीं मिलती, जिससे लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरह वो होल के अंदर चली गई होगी मार्को को बचाने के लिए। जिसके बाद अब
ये विंसेंट को रस्सी से बांधकर होल में भेजना शुरू कर देते हैं। अब जब वो इस होल की तह में आता है तो उसे यहाँ एक अजीब सी चीज मिलती है जो दरअसल एक जिंदा बैक्टीरिया था जो पत्थरों पर तेजी से ग्रो हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये चीज विंसेंट को अजीब तो लगी पर वो फिलहाल इस पर ध्यान ना देकर मार्को और डॉक्टर को ढूंढने पर लग जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। अब इनका साथी पायलट बताता है कि मैंने 2 लोगों के पैरों के निशान देखे हैं जो हमारी बेस की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर कैप्टन को काफी हैरानी हुई। वो सोचता है कि मार्को और डॉक्टर के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं था, तो ये तो पक्का है कि पैरों के निशान उन्हीं के हैं। पर अगर मार्को बच भी गया था और डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल भी लिया तो वो रोवर में क्यों नहीं गई, ऐसे पैदल ही क्यों निकल गई। खैर बेस में अलर्ट टाइप कि कोई उनकी बेस की तरफ आ रहा है। तब बायोलॉजिस्ट और मार्को का साथी चेक करते हैं। उन्हें लगा कि हमारा ही कोई साथी होगा, इसलिए मार्को का साथी दरवाजा खोलने चला गया। उसने जब सुराग से देखा तो वहाँ मार्को था। जब दरवाजा खोलकर वो उसे अंदर कर लेता है, पर मार्को की हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उसका साथी जल्दी से उसका हेलमेट उतारता है। पर वो ये देखकर काफी डर गया कि मार्को का चेहरा बहुत काला पड़ चुका है, उसकी जिल्द भी अजीब हो गई है और अब वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है, ड्रिल मशीन लेकर अपने साथी पर हमला कर देता है। उसे मार मार कर मार्को ने काफी जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी एन मौके पर वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जो सुनकर बायोलॉजिस्ट बाहर आई चेक करने की क्या हुआ है। लेकिन तभी यहाँ मार्को के साथी डॉक्टर भी आ गई, उसका भी वही हाल था और यहाँ वो भी अपना कंट्रोल खोकर बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देती है और पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गई। पर बायोलॉजिस्ट उसे धक्के मारकर टांगों से मारकर खुद से दूर कर देती है और किसी तरह दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था उसने। यानी कि ये तो साफ हो गया कि पैरों के निशान इन दोनों के थे, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह के अजीब बन गए थे। अब तभी बाहर कैप्टन भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। उन्हें जब बेस से अजीब आवाजें आई तो वो काफी घबरा गयी, इसीलिए अपने साथियों को बाहर ही रोकते हैं और खुद अकेले ही बेस के अंदर जाते हैं चेक करने की आखिर बात क्या है। वो ये देखकर काफी घबरा गई कि यहाँ हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है और बायोलॉजिस्ट उस कमरे के बाहर घबराई हुई खड़ी थी जिसके अंदर उसने उन दोनों को बंद कर दिया था। उनकी हालत देखकर कैप्टन भी घबरा गई, सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें क्या हुआ। लेकिन वो बायोलॉजिस्ट को कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ये बहुत खतरनाक लग रही है। अब बायोलॉजिस्ट तो यहाँ से बाहर आ गई, पर जब कैप्टन जाने वाली थी तब दरवाजा खोलकर मार्को बाहर आ जाता है और उसने कैप्टन पर भी हमला कर दिया था, उन पर वार करके। पर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ ही गई, लेकिन काफी जख्मी थे। कैप्टन और बायोलॉजिस्ट सबको उन दोनों के बारे में बताते हैं, पर किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर जब उन्होंने होल से खुद देखा तो वो मार्को और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर काफी डर गई। अब क्योंकि कैप्टन काफी जख्मी थे, इसलिए लोग उन्हें जल्दी से दूसरी बेस में ले गए। उन्हें लिटा दिया जाता है और यहाँ विंसेंट के साथ ही उनका इलाज करने लगी जो एक डॉक्टर थी। कैप्टन बताते हैं कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, मैं अजीब तरीके से चीजें भूल रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। ये सुनकर पायलट उन्हें पानी पिलाने लगा, पर तभी कैप्टन भी काबू होकर उसका गला पकड़ लेते हैं, जो लाख छुड़वाने पर भी नहीं छोड़ रहे थे, जिसका मतलब कि वो भी अपना कंट्रोल खोकर मार्को और डॉक्टर जैसे बन रहे हैं, जो दरअसल एक वायरस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह वो बैक्टीरिया था जो होल में मिला था जहाँ मार्को गिरा था। वो उससे इन्फेक्टेड हो गया था, उसकी लपेट में आ गया, तो जिस पर भी वो हमला करेगा काटेगा वो इंसान भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। यानी कि मार्को ने डॉक्टर को काटा होगा तो वो भी उसकी जैसी हो गई और ऐसे ये वायरस फैलता है। अब जब ये सारे पायलट को कैप्टन से छुड़वा रही थी तो इस बीच कैप्टन की मौत हो जाती है, इसलिए बायोलॉजिस्ट कैप्टन के हाथ पांव बांध देती है, क्योंकि अब तक उसे अंदाजा हो गया था कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे इन्फेक्टेड इंसान दोबारा जिंदा होकर हमला कर देता है। अब तभी स्क्रीन पर देखते हैं कि जहाँ मार्को और डॉक्टर को बंद किया गया था वो वहाँ का दरवाजा तोड़कर दूसरे कमरे में आ गई। वो यहाँ आने की भी कोशिश कर रही है और अगर ऐसे चलता रहा कुछ ना किया गया तो वो भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ ताकतवर भी हो गई है, जिससे सारे ही काफी घबरा गए। अब यहाँ विंसेंट एक आइडिया देता है कि मैं एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए अपने बेस के पहले कमरे में जाता हूँ, क्योंकि मेन से जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ जाकर मैं सिस्टम को चलाऊंगा और फिर अपने स्टेशन पर राब्ता करके यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताऊंगा ताकि वो यहाँ मदद पहुँचा सके। अब ये आइडिया सबको पसंद आया, इसीलिए विंसेंट वहाँ के लिए निकल जाता है, जबकि उसके डॉक्टर साथी कैप्टन के खून का सैंपल लेकर चेक करने लगती है कि आखिर इन सब के साथ हो क्या रहा है। जहाँ टेस्ट करके उसे पता चला कि सब उसी लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है जो मार्को को साइट 9 की सतह पर मिला था, और जो बैक्टीरिया होल के अंदर बड़ा हो रहा था वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि इस वायरस की मेन जड़ ही लाइफ फॉर्म था, जिससे वो बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो गया कि इन्हें इन्फेक्टेड करने लगा। पहले इंसान के जिस्म पर कंट्रोल करके सारी
यादों को मिटाता है और फिर पूरी तरह दिमाग को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्योंकि इंसान जमीन पर रहती है, वहाँ के माहौल की आदी है, इसलिए यहाँ का वायरस उन्हें इस हद तक इन्फेक्टेड कर रहा है। फिर अभी लोग अपना दिमाग लगाकर इस वायरस को थोड़ा बहुत चेंज करके एंटीडोट बनाते हैं, यानी वायरस का तोड़, और उसी कैप्टन को लगाते हैं टेस्ट करने के लिए। जहाँ इन्हें पता चला कि ये काम कर रहा है, क्योंकि कैप्टन के सेल्स में जो वायरस डबल हो रहा था वो प्रोसेस अब रुक गया था, जो देखकर इन्हें अब थोड़ा सुकून का सांस आता है। उधर विंसेंट पहले कमरे में पहुँच गया था, जहाँ वो सिस्टम को ठीक करके दोबारा से चलाकर स्टेशन पर मैसेज भेजने में लग जाता है। पर तब यहाँ लाइट्स बंद होना शुरू हो गई, जिससे सिस्टम ऑन होने से पहले ही रुक गया। ये देखकर विंसेंट बाहर जाता है ताकि गड़बड़ी को देख सके, जहाँ उसे पता चला कि मार्को का साथी, जिस पर अंदर आते ही मार्को ने ड्रिल मशीन से हमला कर दिया था, वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है और अपना कंट्रोल खोकर वो मेन सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था। वो जैसे विंसेंट को देखता है उसकी तरफ भागने लगा। तब ये देखकर मार्को और डॉक्टर भी उसी तरफ आने लगे। अब विंसेंट की जान को खतरे में देखकर उसके साथी आवाज कर देते हैं, जिससे वो दोबारा उनके दरवाजे के पास ही आ गई, जो देखकर बायोलॉजिस्ट होल से उन पर इस एंटीडोट का स्प्रे कर देती है, जिससे वो लोग कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। और तब तक विंसेंट भी पाइप के जरिए इसी कमरे में वापस आ जाता है, जिसके पीछे पीछे मार्को का इन्फेक्टेड साथी भी आ गया। अब यहाँ बायोलॉजिस्ट उन सबकी जान बचाने के लिए मार्को के साथी का ध्यान अपनी तरफ करके उन सबको बाहर जाने का कहती है। अब पायलट साथी गेट पर था, इसलिए उसे लग रहा था कि बायोलॉजिस्ट अंदर इसलिए रुक गई है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसलिए वो विंसेंट और उसके साथी को बाहर निकाल कर बायोलॉजिस्ट को मार के साथी के साथ ही अंदर बंद कर देता है, जो इन्फेक्टेड था, जिससे वो बेचारी वही उसके साथ ही फंस गई। और अब ये तीनों उस कमरे से बाहर भागने लगते हैं, जहाँ पर इन्फेक्टेड मार्को विंसेंट के साथी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। तब ये लोग उसे जख्मी हालत में ही लेकर रोवर में आ गए और यहाँ विंसेंट अपने साथी को इंजेक्शन लगाता है ताकि उसे कुछ हो ना। अब इन लोगों को याद आता है कि इस रोवर में पावर एनर्जी कम है, पर साइड लाइन पर खड़े एक रोवर में बहुत सारे पावर है, तो ये सब अब उसकी तरफ ही जाने लगे। इस बीच उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया कि हमारे इन्फेक्टेड साथी भी अब हमारा पीछा कर रहे हैं, यानी कि जो इन्होंने एंटीडोट बनाया था ये उसमें कामयाब नहीं रही, क्योंकि वो बस कुछ ही देर के लिए वायरस के असर को रोक सकता है, मुकम्मल खात्मा नहीं करता, जिसके कुछ ही देर के बाद वायरस का असर दोबारा हो जाता है, यानी कि ये वायरस इतना खतरनाक है। उधर वो लोग साइड लाइन पर पहुंच गए। इस रोवर में विंसेंट और उसके साथी रुकते हैं, जबकि पायलट दूसरे रोवर को लेने जाता है, जहाँ जाकर वो विंसेंट से राब्ता करता है, कहता है कि तुम्हारे साथी इन्फेक्टेड है, मैं उसे साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम मेरे साथ उस जगह पर जाना चाहते हो जहाँ से मैं स्पेसशिप लेने आ रही है, तो तुम्हें अपने साथी को छोड़ के आना होगा, जिसके लिए विंसेंट मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, उसके बगैर नहीं आऊंगा। तो अब पायलट अकेला ही रोवर को लेकर निकल जाता है। विंसेंट को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी इसी रोवर के साथ अपने साथी को लेकर आगे बढ़ता रहा। ऐसे यहाँ पर से तूफान आ गया और क्योंकि रात थी तो ये लोग यहीं सो जाते हैं। सुबह को जब विंसेंट की आंख खुली तो वो देखता है कि मेरी साथी मुझे बचाने के लिए अकेली ही रोवर से उतर गई है और अब वो पैदल ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, तो कभी विंसेंट को नुकसान न पहुँचा दूँ। वो उसी दूर जाके खुद को खत्म करना चाहती थी, पर उसके पैरों के निशानों का पीछे करते हुए विंसेंट रोवर को उसके पीछे ले जाने लगा। कुछ दूरी पर वो उसे मिल गई, तब विंसेंट उसे रोकने के लिए रोवर से उतरकर उसकी तरफ भागने लगा, पर उसे बचाने के लिए वो यहाँ अपना हेलमेट उतार देती है, जिस वजह से वो बहुत तड़पने लगी। विंसेंट जल्दी से आकर उसे संभालता है, पर वो उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है, जिससे विंसेंट को दुख तो बहुत होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी दोस्त इन्फेक्टेड होकर जागी, जो अब विंसेंट पर हमला कर देती है। जहाँ विंसेंट अब ना चाहते हुए भी उसके ही हेलमेट से अपने साथी पर हमला कर देता है। वो उसे हेलमेट से इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। अब तब तक मेन स्टेशन से एक शिप इन्हें लेने के लिए निकल चुकी थी, जिसे दूर से विंसेंट देख चुका था। वो ये भी देख लेता है कि मेरे इन्फेक्टेड साथी भी यहाँ मौजूद है। साथ ही पायलट भी दूसरे रोवर को लेकर यहाँ आ गया है। अब यहाँ विंसेंट शिप के अंदर राब्ता करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज शिप के लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि फासला ज्यादा होने की वजह से ट्रांसमीटर में उसकी आवाज आ ही नहीं रही थी। पर यहाँ विंसेंट ट्रांसमीटर से शिप के अंदर की आवाजें सुन पा रहा था। वहाँ पर दो लोग थे। शिप को आता हुआ देखकर वो तीनों इन्फेक्टेड साथी उस तरफ बढ़ने लगे। शिप के लोग भी दरवाजा खोल देते हैं, ये समझकर कि ये लोग बचे हुए हैं, जिंदा है, और वो इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे विंसेंट अब शिप वाले लोगों की बस चीखों की आवाजें ही सुन पाता है। ये जब पास गया तो देखता है कि शिप के दोनों लोग मारे गए हैं और वहाँ उनकी लाशें पड़ी हैं। अब विंसेंट को यहाँ मार्को भी दिखाई दिया, और क्योंकि सबसे पहले वो इस वायरस की लपेट में आया था, तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी, क्योंकि अब उसके जिस्म पर बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। खैर अब विंसेंट और शिप में चढ़ जाता है। पायलट कैबिन में जब वो आया तो देखता है कि यहाँ पायलट पहले
से ही मौजूद है, पर वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। विंसेंट उसे देखकर कहता है कि तुम नहीं जा रही मेरे साथ, क्योंकि हम इस वायरस को अपनी दुनिया में जमीन पर नहीं ले जा सकते। जैसे मेरे साथी नहीं जा सकती थी, तुम भी अब नहीं जा रही। जिस पर पायलट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि जमीन पर जाकर हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर भी विंसेंट उसे रोकने लगा और ऐसे दोनों की हाथापाई होने लगती है। जिस लड़ाई में पायलट विंसेंट पर चाकू से हमला कर देता है और वो वहाँ पर बेहोश हो गया। अब पायलट फिर स्पेसशिप को स्टार्ट करके जमीन की तरफ ले जाने लगा। अब इतनी ही देर में विंसेंट को होश आ गई। वो पीछे से आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वो उसे अपने हेलमेट वाले सर से मार मार कर जख्मी कर देता है, जिसके बाद दरवाजा खोलकर उसे बाहर आसमान में फेंक देता है। लेकिन अब यहाँ इस शिप में बस कुछ ही मिनट्स का पेट्रोल बचा था, जिसके बाद विंसेंट यहाँ मेन स्टेशन पर मैसेज भेजने लगता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पूरी टीम मर चुकी है, एक ऐसे वायरस की वजह से जो यहाँ लाइफ फॉर्म से लगा और फिर ऐसे ही सब में फैलता गया। आगे वो बताता है कि इस शिप में भी बस कुछ ही मिनट्स का पेट्रोल बचा है, पर खाना बहुत है। मैं तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक आप मुझे बचाने नहीं आ जाते, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बचूं, आप लोग मुझे बचाने आए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये वायरस मेरे अंदर भी आ चुका है और हम इसका एंटीडोट बनाने में भी नाकाम रहे, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम करता है। अब मैं मरना चाहता हूँ ताकि जमीन पर आकर मेरी वजह से ये वायरस फैल ना जाए। मैं सबके लिए खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई इलाज भी हो सकता है या नहीं। तो प्लीज मेरा मशवरा ये है कि आप लोग मुझे बचाने ना आए। और अब वो अकेला ही इस शिप में अपनी मौत का इंतजार करने लगा, अकेला ही बैठकर अपनी जिंदगी की और यहाँ पर गुजारे हुए पलों को याद करने लगा, सबकी मौत पर। और अब उसके साथ जो होना था उस वजह से वो काफी दुखी भी था, और उसके दुख के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।